13 दिसंबर 2003 इराक पे 24 साल हुकूमत करने वाले 20वीं सदी के मोस्ट पावरफुल डिक्टेटर्स में से एक सद्दाम हुसैन इराक के शहर तिक्रित में एक फार्म हाउस में मौजूद एक छोटे से सुराख में छुपे हुए मिलते हैं। एक डिक्टेटर जिसकी मलकियत में कई आलीशान महल थे, जिसके अंडर 10 लाख सोल्जर्स की आर्मी थी, जिसकी तस्वीरें इराक की हर गली में आवेज़ा थीं, जिसने पुराने दौर के बादशाहों की तरह अपने मुल्क पे राज किया और जिसके मुखालफों की कम से कम सजा मौत हुआ करती थी। कैसे उसकी कुल कायनात एक छोटे से सुराख तक सिमट गई। एक चरवाहे के घर में पैदा होने वाला सद्दाम हुसैन कैसे प्रेसिडेंट की कुर्सी तक पहुंचा और प्रेसिडेंट की कुर्सी से फांसी के फंदे तक का सफर उसने कैसे तय किया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सद्दाम हुसैन 28 अप्रैल 1937 में इराक के शहर तिक्रित में एक चरवाहे के घर में पैदा हुए। यह इलाका इराक के सबसे गरीब इलाकों में से एक है और सद्दाम का अपना बचपन भी गुर्बत में ही गुजरा। सद्दाम के वालिद उनकी पैदाइश से पहले ही इंतकाल कर गए और पैदाइश के कुछ अरसे बाद उनके बड़े भाई जिनकी उम्र 13 साल थी वो भी इंतकाल कर गए। सद्दाम की मां ने दूसरी शादी कर ली और सद्दाम अपने अंकल के पास रहने के लिए चले गए, जिनका नाम खैरुल्लाह तलफा था। वहाँ वो 3 साल की उम्र तक रहे। 3 साल बाद वो वापस आकर अपनी माँ के साथ रहने लगे, लेकिन सद्दाम का सुतेला बाप उन पे बहुत जुल्म करता था और उन्हें मारता पीटता था। बचपन में सद्दाम पे होने वाले जुल्म और तशद्दुद की वजह से ही शायद सद्दाम की शख्सियत ऐसी बनी जिसने बाद में दुनिया में हंगामा बर्पा कर दिया। 10 साल की उम्र में सद्दाम तंग आकर वापस अपने अंकल के पास रहने के लिए चले गए। सद्दाम के अंकल एक कट्टर सुन्नी थे और 1941 की एंग्लो इराकी वार में अपनी खिदमत सरअंजाम दे चुके थे। तो सद्दाम के लिए वो अंकल एक फादर फिगर की तरह थे और सद्दाम की पर्सनैलिटी को डेवलप करने में उनका अहम किरदार रहा। 20 साल की उम्र में सद्दाम ने लॉ स्कूल से ड्रॉप आउट होकर ईरान की इनकलाबी बैथ पार्टी ज्वाइन कर ली, जिसका उसके अंकल भी हिस्सा थे। उस वक्त पार्टी के मेंबर्स की तादाद सिर्फ 300 थी, लेकिन जल्द ही ये तादाद बढ़ने लगी और सद्दाम आहिस्ता आहिस्ता पार्टी के लीडरों की नजरों में आने लगे। सिर्फ 1 साल बाद 14 जुलाई 1958 को आर्मी ऑफिसर्स जनरल अब्दुल करीम कासिम की क़यादत में ईरान के शाही खानदान का तख्ता उलट देते हैं। इसे जुलाई 14th रेवोल्यूशन का नाम दिया जाता है। अब्दुल करीम की कैबिनेट में बैथ पार्टी के मेंबर्स थे, लेकिन अब्दुल करीम कासिम पार्टी की आइडियोलॉजी पर चलने से इनकार कर देते हैं और अपनी मर्जी से मामलात को चलाना चाहते हैं। ये सब देखकर बैथ पार्टी के मेंबर्स गुस्से में आ जाते हैं। अब्दुल करीम कासिम को असैसिनेट करने के लिए एक हिट स्क्वाड तश्कील दिया जाता है और इस स्क्वाड का हिस्सा सद्दाम हुसैन भी थे। असैसिनेशन की ये अटेम्प्ट नाकाम रहती है और सद्दाम हुसैन की एक टांग गोली लगने की वजह से जख्मी हो जाती है। सद्दाम हुसैन फरार होकर इजिप्ट चले जाते हैं और वहां अपनी लॉ की पढ़ाई दोबारा शुरू कर देते हैं। 1963 की रमदान रेवोल्यूशन में अब्दुल करीम कासिम को असैसिनेट करके उनकी हुकूमत खत्म कर दी जाती है और ये कारनामा बैथ पार्टी ही सरअंजाम देती है। लेकिन ये हुकूमत भी सिर्फ 9 माह ही चलती है और बैथ पार्टी के अंदर से ही बगावत हो जाती है। अब तक सद्दाम इराक वापस आ चुके होते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर उनका पहले जैसा स्टेटस और मर्तबा नहीं रहा था। फिर आती है 1968 की जुलाई 17th रेवोल्यूशन। एक बार फिर से कू करके हुकूमत खत्म कर दी जाती है और अब हुकूमत संभालते हैं अहमद हसन अल बकर, जो कि सद्दाम के एक दूर के रिश्तेदार थे। और एक बार फिर से सद्दाम का डिक्टेटरशिप का सफर तेज हो जाता है। सद्दाम की पैशन, लॉयल्टी और वायलेंस की क्वालिटीज की वजह से उन्हें सिक्योरिटी का हेड बना दिया जाता है। सद्दाम को अपने मुखालफिन को कुचलने की खुली छूट दे दी जाती है ताकि अब कोई और कू ना हो सके। सद्दाम दिन ब दिन ताकतवर होते चले जाते हैं। वो सड़कों पे अपना कंट्रोल संभालने के लिए अपने कबीले से टफ और अनएजुकेटेड लड़कों को भर्ती करते हैं और उन्हें पैसों और गाड़ियों से नवाजते हैं ताकि वो सद्दाम के वफादार रहें। इसके साथ साथ सद्दाम गवर्नमेंट के सुपीरियर्स में भी अपना असर और रसूख बनाते चले जाते हैं और जल्द ही सद्दाम को इराक का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। और अब सद्दाम और प्रेसिडेंट की पोजीशन में सिर्फ एक कुर्सी का फर्क रह जाता है। अपने जबरदस्त सिक्योरिटी नेटवर्क और असर और रसूख की वजह से सद्दाम के सुप्रीम लीडर बनने का वक्त करीब से करीब आता चला जा रहा था। जुलाई 1979 में सद्दाम प्रेसिडेंट के सामने 2 शराइत रखते हैं कि या तो वो खराब सेहत का बहाना बनाकर रिजाइन कर दें या नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। यूं सद्दाम अपने ही मोहसिन की गर्दन पे पांव रख के प्रेसिडेंट की कुर्सी पे विराजमान हो जाते हैं और इसके बाद इराक में रियल डिक्टेटरशिप का दौर शुरू होता है। प्रेसिडेंट बनने के 1 हफ्ते बाद सद्दाम हुसैन एक मीटिंग बुलाते हैं। कोई नहीं जानता कि मीटिंग का मकसद क्या है। इराक के फॉर्मर प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी, जो कि सद्दाम हुसैन के प्रेसिडेंट बनने के खिलाफ थे, वो अपने सामने रखे एक पेपर से पढ़ के एक स्पीच करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि वो पार्टी के खिलाफ साजिश में शामिल थे और साजिश करने वाले बाकी मेंबर भी इसी कमरे में मौजूद हैं। ये सब प्री प्लान था और वो ये सब इसी उम्मीद पे करते हैं कि शायद उन्हें कत्ल नहीं किया जाएगा। एक एक करके मुख्तलिफ मेंबर्स का नाम लिया जाता है। जिसका नाम पुकारा जाता है उसे सिक्योरिटी फोर्सेस पकड़ के बाहर ले जाती हैं।
और बाद में उसे फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। बाकी मेंबर्स अपनी जान बचाने के लिए खड़े होकर सद्दाम हुसैन के हक में नारे लगाते हैं और उससे अपनी वफादारी का ऐलान करते हैं। सद्दाम हुसैन ये सब देखते हुए पुरसुकून अंदाज में बैठे रहते हैं और क्यूबन सिगार अपने दांतों में दबाए हल्के हल्के मुस्कुराते रहते हैं और यूं सद्दाम की डिक्टेटरशिप का बाज़ाब्ता ऐलान हो जाता है। सद्दाम हुसैन इराक की ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर देते हैं और इराक में नए स्कूल्स, हॉस्पिटल्स बनवाते हैं, लिटरेसी रेट को बढ़ाते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाते हैं। इसके अलावा वो गरीबों में भी पैसा वगैरह तकसीम करते हैं ताकि आवाम में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़े। सद्दाम हुसैन की तस्वीरें स्कूलों में, होटलों में और जहाँ तक के घरों में भी लगाई जाती हैं। हर साल सद्दाम की सालगिरह पे इराक में सद्दाम हुसैन का एक नया स्टैचू तामीर किया जाता था। उसी दौरान ईरान में इनकलाब आ जाता है जिससे सद्दाम की हुकूमत को खतरा लाहिक हो जाता है। आयतुल्लाह खमीनी एक शिया मुस्लिम थे और इराक की ज्यादातर आबादी भी शिया मुसलमानों पर मुश्तमिल थी, लेकिन सद्दाम हुसैन और उनकी गवर्नमेंट सुन्नी थी। सो हमसाया मुल्क में इस तरह की रेवोल्यूशन उनके लिए एक खतरा थी। सद्दाम हुसैन इस मसले को शुरुआत से ही खत्म करना चाहते हैं और वैसे भी वो बचपन से अपने अंकल के पढ़ाए गए सबक की वजह से ईरानियों को अरबों का तारीखी दुश्मन समझते थे। ईरान इराक से 3 गुना बड़ा मुल्क है। ताज़ा रेवोल्यूशन की वजह से अवाम में भी काफी जोशो जज्बा था। इस सब के बावजूद सद्दाम ने इराकी अवाम को यकीन दिलाया कि वो सिर्फ 3 हफ्तों में ईरान से जंग जीत लेंगे और बगैर किसी वार्निंग के ईरान पे चढ़ाई कर दी और ये जंग खत्म हुई 8 साल बाद। इस जंग में लाखों लोग मारे गए। इराक ईरान का 1 इंच का रकबा भी फतह नहीं कर पाया। हालांकि उसे इस जंग में वेस्ट की, स्पेशली अमेरिका की सपोर्ट हासिल थी। इसके बाद सद्दाम सीक्रेटली इराक में केमिकल वेपन्स बनाने लगते हैं और इन केमिकल वेपन्स को नॉर्दर्न इराक में कुर्दिश पॉपुलेशन पे इस्तेमाल किया जाता है। कुर्द इराक में एक अलग नस्ल है जिसकी अपनी अलग जुबान और कल्चर है और कुर्दिश लोग अपनी इलादा रियासत बनाना चाहते थे। कुर्दों के खिलाफ एक जेनोसाइडल कैंपेन चलाई जाती है और उन पे नर्व एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें तकरीबन 50,000 से 1 लाख के दरमियान लोग मारे जाते हैं। दुनिया एक बार फिर इस पे भी आंखें बंद कर लेती है और सिर्फ 4 मुमालिक स्वीडन, साउथ कोरिया, नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम इसकी मजम्मत करते हैं। सद्दाम ने अपने 24 साल के दौरे हुकूमत में कम से कम 2.5 लाख इराकियों को कत्ल किया। ईरान जंग के बाद इराक की इकोनॉमी की बुरी हालत थी, लेकिन सद्दाम अब भी ढेर सारा पैसा अपने स्टैचूस बनवाने और अपनी रिहायशों में उड़ाते रहे। ईरान इराक जंग में खुद को विनर डिक्लेयर करके प्रेयर्स निकालते रहे। जंग की वजह से इन पे कुवैत और सऊदी अरब की तरफ से $40 बिलियन का कर्ज था और जब कुवैत ने अपना पैसा वापस मांगा तो सद्दाम ने वही किया जिसके लिए सद्दाम मशहूर थे। उन्होंने कुवैत पे चढ़ाई कर दी और अब जाके दुनिया की आंखें खुली। अब तक इराक की अवाम की कमर टूट चुकी थी। इकोनॉमी का वैसे ही बुरा हाल था। अब यूनाइटेड नेशंस ने इराक की ऑयल सेल्स और इंपोर्ट्स पे भी सैंक्शंस लगा दी थी। मुल्क में खुराक और मेडिसिन की भी किल्लत होने लगी। 20 मार्च 2003 को यूएस 31 ममालिक के कोलिशन के साथ इराक को इन्वेड करता है ताकि सद्दाम हुसैन को पावर से हटाया जा सके। इसके पीछे रीजन ये बताई जाती है कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन हैं। सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर यूएस फोर्सेस बगदाद पे कंट्रोल हासिल कर लेती हैं, लेकिन सद्दाम हुसैन शहर छोड़कर भाग जाते हैं। इसके बाद 9 माह तक सद्दाम हुसैन को पकड़ने का मिशन जारी रहता है। सद्दाम हुसैन यूएस की मोस्ट वांटेड इराकीज की लिस्ट में सबसे ऊपर आ जाते हैं। जुलाई 2003 में सद्दाम हुसैन के दोनों बेटों उदय और कुसै और उनके 14 साल के पोते मुस्तफा की यूएस फोर्सेस से 3 घंटे लंबी गन फाइट होती है जिसमें उन्हें मार दिया जाता है। इसके बाद सैकड़ों लोगों की इंटरोगेशन की जाती है और सद्दाम हुसैन के करीबी साथी मोहम्मद इब्राहिम अल मुस्लिद को पकड़ लिया जाता है। इब्राहिम यूएस फोर्सेस के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि सद्दाम हुसैन अपने होम टाउन तिकरित के करीब एक जगह पे छुपे हुए हैं। सद्दाम हुसैन को पकड़ने के लिए एक मिशन लॉन्च किया जाता है और इस मिशन को नाम दिया जाता है ऑपरेशन रेड डॉन। ये नाम 1984 में रिलीज होने वाली एक फिल्म रेड डॉन से इंस्पायर्ड था। 2 जगहों को चूज किया जाता है जहां सद्दाम हुसैन के मौजूद होने का सबसे ज्यादा इम्कान था और उन्हें वुल्वरीन 1 और वुल्वरीन 2 का नाम दिया जाता है। यूएस ट्रूप्स उन जगहों पे छापे मारते हैं लेकिन उन्हें वहां सद्दाम हुसैन नहीं मिलते। फिर एक तीसरी जगह पे जो कि एक फार्म हाउस था वहां छापा मारा जाता है। पूरे फार्म हाउस की तलाशी के बाद सद्दाम हुसैन यहाँ भी नहीं मिलते। फार्म हाउस के ओनर की सख्त इंटेरोगेशन की जाती है और पता चलता है एक अंडरग्राउंड बंकर का। बंकर के अंदर से एक आवाज आती है जो कि एक इराकी ट्रांसलेटर पहचान लेता है और ये आवाज थी सद्दाम हुसैन की। टास्क फोर्स के सोल्जर्स बंकर के ऊपर से कवर हटाते हैं तो एक बड़ी सी दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी अपने हाथ ऊपर कर लेता है और कहता है, मैं सद्दाम हुसैन हूँ, मैं इराक का प्रेसिडेंट हूँ और मैं निगोशिएट करने के लिए तैयार हूँ। सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुल्क भर में बनाए गए सद्दाम हुसैन के मुजस्समों को आवाम तोड़ देती है। सद्दाम के खिलाफ क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के मुकदमात चलाए जाते हैं और उसे सजाए मौत सुना दी जाती है। सद्दाम हुसैन की ख्वाहिश थी कि उन्हें फांसी पे ना लटकाया जाए बल्कि फायर स्क्वाड के आगे खड़ा करके गोलियां मार दी जाएं। उनके ख्याल में ये मरने का ज्यादा डिग्निफाइड तरीका था। खैर सद्दाम हुसैन की यह बात नहीं मानी जाती और 30 दिसंबर 2006 को ईद उल अजहा के दिन बगदाद के एक आर्मी बेस कैंप जस्टिस में सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी जाती है। और यूं 1937 में तिकरित में शुरू होने वाली ये कहानी 2006 में बगदाद में अपने इख्तिताम को पहुंचती है।